everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board के fully organized courses with daily practice paper. And हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस किसके, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के। एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। राइट इन ब्रीफ, ब्रीफ में आपको बताना है, कुछ टॉपिक्स आपको दिए हैं। ग्वासेपे मजीनी, अब जोसेपे मजीनी भी बोल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप बोल सकते हैं। तो इट्स ग्वासेपे मजीनी, काउंट कैमिलो द कैवूर, ठीक है, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट और द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल स्ट्रगल्स। ठीक है, तो इन टॉपिक्स के बारे में आपको जो है ब्रीफ नोट जो है वो लिखना है। तो फर्स्ट है ग्वासेपे मजीनी के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें, हमें पता है ये इटली के एक रेवोल्यूशनरी है जिन्होंने जो है 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, ठीक है, यंग इटली एंड यंग यूरोप करके, राइट। तो हमने पढ़ा था इनके बारे में। जब हमारा इटली का यूनिफिकेशन हो रहा था तो सबसे पहला इनिशिएटिव जो है ग्वासेपे मजीनी के द्वारा ही लिया गया था। और ड्यूक मेटरनिच जो है, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उन्होंने इनके लिए बोला भी था, स्टेटमेंट भी दी थी कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द आवर सोशल ऑर्डर, राइट। ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द आवर सोशल ऑर्डर। तो वो स्टेटमेंट जो है वो भी ग्वासेपे मजीनी के बारे में ही दी गई थी। किसने दी थी? ड्यूक मेटरनिच के द्वारा दी गई थी। हम बात करें ग्वासेपे मजीनी के बारे में, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन जिनोवा इन 1807। इनका जो बर्थ है वो जिनोवा में हुआ था 1807 में। वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ही इज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी है ये। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी जो है उसके ये एक मेंबर थे। At the age of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolutionary in लिगुआरे। ठीक है, तो इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी की थी लिगुआरे में, वहाँ उसके चलते इनको जो है बाहर भेज दिया गया था। मेन इनका जो काम आता है, जो आपको याद रखना है, ही फाउंडेड अंडरग्राउंड सोसाइटीज। 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज इन्होंने फाउंड की थी, नेम्ड यंग इटली जो मार्से में है, ये मार्सेलीज नहीं है, मार्से, एंड यंग यूरोप जो कि आपका बर्न में है। तो इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इन सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। इनकी पहचान ही इनसे है, यंग इटली एंड यंग यूरोप करके 2 सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाई थी। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन, ठीक है, फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट। तो जिसके जो मेंबर थे, काफ़ी यूथफुल जो लोग थे वो थे, ठीक है। तो हमने देखा, हम पढ़ रहे हैं किसमें, ग्वासेपे मजीनी के बारे में। अगर हम लोग बात करें, वो जिनोवा में उनका बर्थ हुआ था 1807 में। वो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे मैम, और उनकी 2 सीक्रेट सोसाइटी हमें याद रखनी है, एक यंग इटली और ये जो कि आपकी मर्से में है, और ये एक यंग यूरोप है जो कि कहाँ थी, बर्न में थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है काउंट कैमिलो दी कैवूर, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इटली के यूनिफिकेशन जब आता है ना, तो चीफ मिनिस्टर कैवूर को याद किया जाता है। हमने देखा था कि इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। किसमें 7 स्टेट्स में, जो कि 3 रीजन्स में बटी हुई थी। अगर हम लोग बात करें, वहां पे एक एरिया था जिसका नाम था सर्देनिया पिडमॉन्ट। सर्देनिया पिडमॉन्ट की अगर हम लोग बात करें तो वहीं पे जो है इटालियन प्रिंसली हाउस रहता था। इटालियन प्रिंसली हाउस जब वहां पे रहता था तो वहां के जो
प्रिंस थे वो जो थे वो थे विक्टर इमानुअल टू थे। जब इटली के यूनिफिकेशन की बात आई तो ये जो है जो काम जो है यूनिफिकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई किसको, कैवूर को। तो ये चीफ मिनिस्टर थे उनके। तो इन्होंने ये इनके डिप्लोमेटिक स्किल्स इतने अच्छे थे, अपनी टैक्टफुल स्किल्स डिप्लोमेटिक स्किल्स के साथ इनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे किसके साथ, फ्रांस के साथ, कैवूर के। और इन्होंने जो नॉर्थ इटली का पार्ट था जो कि किसके अंडर था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर था, उसको जो है इन्होंने जीत लिया। ठीक है, किसकी मदद से, फ्रांस की मदद से। और कौन से वाला पार्ट, नॉर्थ इटली का जो पार्ट था जो किसके अंडर था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर था, उसको इन्होंने अपने अंडर कर लिया। राइट, तो अगर हम बात करें काउंट कैमिलो दी कैवूर की, he was the chief minister of Sardinia Piedmont state, right? Sardinia Piedmont state के प्रिंस कौन थे आपसे पूछा जाए तो, विक्टर इमानुअल टू, सर्देनिया पिडमॉन्ट। सर्देनिया पिडमॉन्ट के किंग कौन थे, चीफ मिनिस्टर तो कैवूर है, विक्टर इमानुअल राइट, विक्टर इमानुअल टू। अगर हम बात करें, ही वॉज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी, ठीक है, सॉरी, काउंट कैमिलो दी कैवूर वॉज द चीफ मिनिस्टर थे सर्देनिया पिडमॉन्ट रीजन के, जो पार्ट था किसका, हमारे इटली का। और उसमें देखा जाए यही एक पार्ट था जहां पे हमारा इटालियन प्रिंसली हाउस रहता था। हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली, को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैवूर ने ली। अगर बात करें, ही वॉज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी, वो कोई रेवोल्यूशनरी भी थे नॉर कोई डेमोक्रेट थे, राइट, बट असिस्टेड गुआसेपे मजीनी एंड गैरिबाल्डी को इन्होंने ही असिस्ट किया किसमें, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, राइट। ही इंजीनियर्ड अ केयरफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद, किसके साथ, फ्रांस के साथ। मैंने बताया ना, इन्होंने फ्रांस की मदद से जिसने हेल्प किया किसको, सर्देनिया पिडमॉन्ट को डिफीट करने में ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को हटाने में इन्हीं का हाथ था, क्योंकि इन्होंने फ्रांस से जिनके अच्छे रिलेशन थे उसको यूज किया, राइट, एंड thereby free the northern part of Italy from the Austrian Habsburgs, राइट। तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर से उसको जो है इन्होंने ही बचाया, राइट। तो ये था आपका कौन, काउंट कैमिलो दी कैवूर, जो कि चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के, सर्देनिया पिडमॉन्ट एरिया के। और इनका बहुत बड़ा रोल है किसमें, यूनिफाई करने में मैम इटली को, क्योंकि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली है जो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर था, उसको जो है इन्होंने ही डिप्लोमेटिक स्किल से फ्रांस की हेल्प से जो है उसको रिलीज करवाया, राइट। तो ये है आपका। अब आता है द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, जिस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म एक्टिविटीज हो रही थी, ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट ग्रीक पर भी पड़ना ही था। अब ग्रीक पर जब इसका इम्पैक्ट पड़ा तो वो जब देख रहे थे तो इनको काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज थी उन्होंने भी सपोर्ट किया, जो एग्जाइल में जो बाहर और ग्रीक के लोग रह रहे थे उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया। तो इन्होंने अपना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो स्टार्ट कर दिया 1821 में। इवन ग्रीक के लोगों को जो है वो भी सपोर्ट कर रहे थे, कौन, पोएट एंड आर्टिस्ट। इनमें एक आर्टिस्ट बहुत फेमस है, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो है उन्होंने इस जो वॉर है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए इवन चंदा तक बोलते हैं ना, फंड्स तक इकट्ठे किए और लड़ा भी उस वॉर को, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है चला, काफ़ी सपोर्ट उसको मिला। एंड 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो साइन हुई, जिससे ग्रीस जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है।
दिस वॉज अ सक्सेसफुल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एक सक्सेसफुल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वेज्ड बाय ग्रीक रेवोल्यूशनरी ने, जिसको स्टार्ट किया बिटवीन 1821 एंड 1829 अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि ग्रीक जो है वो किसके अंडर है? ऑटोमन एम्पायर के। किसी से तो फ्रीडम चाहिए ना। ग्रीक किसके अंडर है? ऑटोमन एम्पायर के अंडर है, राइट। और इन्होंने अपना ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट किया? कब शुरू किया? 1821 में, ठीक है। इनको सपोर्ट मिल रहा था। द ग्रीक्स वर सपोर्टेड बाय, किस किस ने सपोर्ट किया? द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने, लाइक फ्रेंच किंगडम ने सपोर्ट किया, ग्रेट ब्रिटेन ने इनको सपोर्ट किया एंड रशिया एम्पायर ने इनको सपोर्ट किया, वाइल पोएट्स एंड आर्टिस्ट ने भी इनको सपोर्ट किया, ठीक है। हेल्ड ग्रीस ऑन द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। अगर हम लोग बात करें तो ग्रीक को कौन कौन सपोर्ट कर रहा था? तो आपको याद रखना है मैम, वेस्टर्न यूरोपियन नेशन जो है, वेस्टर्न यूरोपियन नेशन जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। वेस्टर्न यूरोपियन नेशन जो है वो सपोर्ट कर रहे थे ग्रीक को। और कौन सपोर्ट कर रहा था इनको? ठीक है, जो ग्रीक के ही लोग थे जो एग्जाइल में थे वो सपोर्ट कर रहे थे। और कौन सपोर्ट कर रहा था इनको? जो है पोएट एंड आर्टिस्ट सपोर्ट कर रहे थे। पोएट एंड आर्टिस्ट वो भी सपोर्ट कर रहे थे। और एक आर्टिस्ट जो बहुत स्पेशल है हमारे पास, कौन? लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो है वो एक इंग्लिश पोएट थे, उन्होंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रहा है उनका। किसमें? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। उन्होंने फंड तक इकट्ठा किए, ठीक है। तो लॉर्ड बायरन, ओके। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें, फिर हमारी हुई ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, सब ठीक गया। और हमारी हुई ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, जो कि आपकी 1832 में हुई। और इसने ग्रीस को जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया, राइट। तो अगर हम देखें दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कैरिड आउट फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, जिसने जो है रिकॉग्नाइज किया ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, राइट। उसने डिक्लेयर किया ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। हम बात कर रहे हैं द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की मैम। हमने देखा कि ये ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जो है एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट कर रहा था, कौन? ग्रीस। ये भी इन्फ्लुएंस था बाकी नेशनलिज्म एक्टिविटीज जो यूरोप में हो रही थी उससे। और अगर हम देखें तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ 1821 में। फिर हमारी जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशन थे, जो ग्रीक्स थे एग्जाइल में, उन्होंने, इवन पोएट एंड आर्टिस्ट ने भी ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया। फिर लास्ट में हमारी हुई ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कब? 1832 में। और इससे ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मैम। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इट वॉज एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ये थी ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और हमें पता है कि ऑल जर्मन नेशनल असेंबली किसने जो है फॉर्म की थी? मिडिल क्लास वालों ने, लिबरल्स ने। फॉर्म बाय द मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, ठीक है, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्पेरस आर्टिजन्स जो थे। इट वॉज कन्वीन्ड ऑन, कब कन्वीन की गई?
18 मई 1848 को इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में। ठीक है, दिस असेंबली वॉज ड्राफ्टेड, इस असेंबली ने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्ट किया। ठीक है, दिस असेंबली ने जो है ड्राफ्ट किया एक कॉन्स्टिट्यूशन टू बी हेडेड बाय, जिसमें ये बोला गया कि वहां पर क्या आएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है आएगी। ठीक है, as it was dominated by the middle classes, it lost its mass support by base, and in the end it was forced to disband on 31st May 1849 by Persian monarchy and the Junkers। देखिए, हमने देखा था कि जब ये सब हो रहा था कहाँ, फ्रैंकफर्ट में एक और जर्मन कांग्रेस बनी थी। ठीक है, जिसमें जो है 831 लोग मार्च करके गए। वो किस लिए जा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था। जब वो वहां पर गए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, सब कुछ था, मिडिल क्लास लिबरल्स थे, और वहां पे उन्होंने किंग को बोला कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक्सेप्ट करो। किंग ने बोला मैं क्यों, फेडरिक विलियम थे, उन्होंने कहा मैं क्यों, मैं तो नहीं बनूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मुझे नहीं बनना। वो वहां से चले गए, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया बाकी मोनार्क्स को, क्योंकि उनको पता था उन्हें वापस आना है। अब यहाँ पे जो नेशनल असेंबली में जो लोग बैठे थे, वो लिबरल्स जो थे, वो इतने कैपेबल निकले नहीं जितने निकलने चाहिए थे। उनकी अगर हम लोग बात करें, उन्होंने क्या किया, उन लिबरल्स ने वहां पर जितनी भी वुमेन थी, वुमेन ने बहुत ज़्यादा पार्ट किया था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, एसोसिएशन बनाने में, राइट, तो बहुत सारे काम करी थी, लेकिन वुमेन्स को राइट नहीं थे। जो हमारे जो लोअर क्लास थी, उनकी जो मांगे थी, अगर वो लोग आए थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, तो उनका काम था लोगों की बातें समझना, उनको समझना। अगर वो वैसे ही मोनार्क्स की तरह ही बिहेव करेंगे तो वो नेशनल असेंबली को संभाल नहीं पाए। अब जो भाई मोनार्क है वो तो चुप रहने नहीं वाले थे, वो आए मिलिट्री के साथ और वहां पर उन्होंने नेशनल असेंबली को डिसबैंड कर दिया। राइट, दिस वाज योर सिचुएशन। चलिए, नेक्स्ट है द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स। द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स, वुमेन्स का क्या रोल था नेशनलिस्ट स्ट्रगल में। द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल, है ना, क्योंकि नहीं दिया गया था। हमने देखा था वुमेन को जो है नहीं दिया जा रहा था क्या, वोटिंग राइट, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन भरपूर था। वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। डेमोन्स्ट्रेशन करने हो, एसोसिएशन करना हो, किसी भी तरीके की पॉलिटिकल मूवमेंट हो, वुमेन बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा ले रही थी। वुमेन ने फॉर्म की देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, अपनी पॉलिटिकल फाउंडेड न्यूज़पेपर तक उन्होंने फाउंड किए, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन में पार्ट कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। उनको कहीं ना कहीं लग रहा था उनको भी पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, उनके बारे में भी सोचा जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। डिस्पाइट दिस, ठीक है, दे वर डिनाइड सफरेज। ठीक है, उन्हें सफरेज का मतलब क्या होता है कि उनको जो है किसी भी तरीके के वोटिंग राइट से दूर रखा गया। ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, वो क्या कर रही थी, उनको सिर्फ और सिर्फ जब असेंबली में, नेशनल असेंबली में इलेक्शन हो रहा था, तो वुमेन सिर्फ और सिर्फ जो विजिटर गैलरी थी वहाँ खड़ी हैं, वो कुछ नहीं कर रही हैं, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, वो सिर्फ खड़े होके देख रही हैं विजिटर्स गैलरी से, जो कि कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड, ठीक है, इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल में वुमेन वर एडमिटेड ओनली, आओ, ठीक है, एज ऑब्जर्वर, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रही थी, टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। वो कहाँ खड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर सकती थी, कुछ बोलना नहीं है, कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है, कहाँ से, विजिटर्स गैलरी में से। राइट, तो ये था रोल किसका, वुमेन का वहां पर। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा, What steps did the French Revolutionary take to create a sense of collective identity among the French people? ठीक है,
क्या क्या जो है उन लोगों ने किया, बहुत कुछ किया था भाई, बहुत कुछ किया था। ठीक है, हमने पढ़ा भी था कि उन्होंने जो है वहां पर एक न्यू नेशनल एंथम लेके आए, न्यू नेशनल फ्लैग लेके आए, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर का सिस्टम जो है लेकर आए। ठीक है, एक ला पाती की जो एंड ले सिटियन का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आए, इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो की जा रही थी। राइट, एक एक को समझते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टुक मेनी इंपॉर्टेंट steps to create a sense of collective identity among the French people which were, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने लापते, लापती का मतलब होता है, यहाँ लापात्रे नहीं है, लापते इट्स अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब है द फादरलैंड या द होमलैंड। मैम ठीक है, आइडियाज ऑफ लापते द फादरलैंड एंड ले सिटियन, ले सिटियन का मतलब द सिटीजन, एम्फसाइजिंग द नोशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट। भाई देखिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग कहते हैं भारत हमारी माता है और हम इसके सिटीजन हैं, वो एक फील आता है कि हम कनेक्ट फील करते हैं किससे, भारत माता से। हम अपनी कंट्री को एज अ फीमेल फिगर हमने माना और उसकी हम एक रिस्पेक्ट करते हैं। सिमिलरली, और एक वो ज़्यादा रिस्पेक्ट आती है। सिमिलरली जब वहाँ नेशनलिज्म का दौर चल रहा था तो वो बोलते थे कि फ्रांस हमारा फादरलैंड है और हम उसके सिटीजन्स हैं। वो एक फील लाता था जिससे लगता था कि हम सब एक हैं, हम सब के पास इक्वल राइट्स हैं। तो वो एक बिलीफ लाने के लिए, ठीक है, कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स दिए जा रहे थे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। आपको क्या लगता है? बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक न्यू फ्रेंच फ्लैग, देखो पहले जो है अगर हम बात करें वहाँ पे एक रॉयल स्टैंडर्ड का एक फ्लैग होता था, उसकी जगह एक न्यू फ्रेंच फ्लैग आया ट्राई कलर। ठीक है, एक न्यू फ्रेंच फ्लैग जो है ट्राई कलर रिप्लेस किया गया द रॉयल स्टैंडर्ड को। अगर हम लोग बात करें जैसे अब हम अपने देश का, हम किसी भी कंट्री में हो, बाहर कहीं भी घूमने चले जाए कुछ भी, जैसे ही हम इंडियन फ्लैग को देखेंगे, अरे ये हमारे देश का झंडा। दो हम सभी फ्लैग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, सभी कंट्रीज की, लेकिन एक अलग ही वो चमक देखने को मिलती है हमारी आइज में कि यस ये मेरे देश का झंडा है। राइट, तो एक न्यू फ्रेंच फ्लैग जो है ट्राई कलर जो है रिप्लेस किया गया द रॉयल स्टैंडर्ड। जो पहले रॉयल स्टैंडर्ड था उसको रिप्लेस करके एक नया झंडा जो है वो लाया गया जो था आपका ट्राई कलर। ठीक है, और क्या किया मैम इन्होंने? स्टेट जनरल जो था was renamed as the नेशनल असेंबली, जिसमें अब क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे, वो एक रिपब्लिक बनेगा। ठीक है, एंड वाज इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ एक्टिव सिटीजन। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू हिम्स, हिम्स का मतलब नए नए श्लोक, ओथ्स एंड मार्टर्स कॉमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ द नेशन। आपको पता है जिन्होंने भी बलिदान दिया था देश के नेशनल, मतलब देश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है, उस मोनार्क सिस्टम से, उनके लिए जो है उनको मतलब कहते हैं ना श्रद्धांजलि दी गई, उनको सेलिब्रेट किया गया उन लोगों के नाम पे। सेलिब्रेट मतलब वो सेलिब्रेट का मतलब नहीं है, उनको एक रिस्पेक्ट में सम्मान देना, वो सेलिब्रेट। राइट, उसके बाद जो है नए नए श्लोक बनाए गए, शपथ ली गई देश के नाम पे। कहते हैं ना फील आता है, जैसे हम बोलते हैं इंडिया इज आवर कंट्री, ठीक है, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, ये आप लोगों का एक वो है, ठीक है, एक फील आता है। ठीक है, जिसमें हम एक इस तरीके की ओथ्स बनाना जो पूरी कंट्री के लिए एक जैसी हो, तो वो कुछ किया जा रहा था। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है बनाया गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसने मेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर द एंटायर नेशन। पूरी कंट्री में, पूरे फ्रांस में एक जैसा नियम कानून चलेगा, ऐसा नहीं होगा कहीं अलग चल रहा है कहीं अलग चल रहा है। उसी से तो कलेक्टिवनेस फील होगी ना, तभी तो फील करेंगे कलेक्टिव। तो यही चीजें वहां पर की जा रही थी। उसके बाद में डिस्करेजिंग द रीजनल डायलेक्ट्स, आपको पता है वो जो रीजनल डायलेक्ट्स थी उनको डिस्करेज करके एंड प्रमोटिंग द फ्रेंच एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और किसको प्रमोट किया जा रहा था?
फ्रेंच को प्रमोट किया जा रहा था एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो किसको डिसरिगार्ड किया जा रहा था? अगर हम लोग बात करें, डिसरिगार्ड किया जा रहा था जितनी भी रीजनल डायलेक्ट्स थी उनको, और एक लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी गई। वो कौन सी है? फ्रेंच लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, राइट। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स जो है वो वहां पर उठाए जा रहे थे। अब क्वेश्चन 3 आता है, हु वर मरीना एंड जर्मेनिया, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड। ठीक है, ठीक है, वो एलिगरीज के फॉर्म में जो है दिखाई गई थी। एलिगोरीज क्या होता है मैम? इट्स एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। रूपक अलंकार, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक फीमेल फिगर है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता है बट हम इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, हमारे इमेजिनरी वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें पर्सोनिफिकेशन, किसी पर्सन को जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पर्सन जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे मान लीजिए कंट्री है, कंट्री है, फ्रांस क्या है? एक कंट्री है। ठीक है, इंडिया क्या है? कंट्री है। लेकिन हम इंडिया को किस तरीके से पर्सोनिफाई करते हैं कि भारत माता। ठीक है, हमने एक फीमेल फिगर है, उनको इंडिया बना रखा है। वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन एग्जिस्ट कर रही हैं। किस तरह? हमारे इमेजिनरी उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ्रांस की, तो जैसे फ्रांस में मोरेना थी, उसी तरीके से जर्मन में, जैसे ही जर्मनी जैसे हम भारत माता को देखेंगे वो फील आएगा, अरे ये तो भारत माता। जैसे ही हमने एक लेडी को देखा, एक पिक्चर हमारी ड्रॉ की गई और उसके हाथ में झंडा दिया हुआ है, हम कैसे मान लेंगे वो भारत माता है? क्योंकि हमने वो पर्सोनिफाई कर रखा है इस तरीके से कि जिसके हाथ में भी झंडा होगा और इस तरीके से मुकुट वगैरह, तो वो किसकी इमेज है? भारत माँ। एक रिस्पेक्ट आ जाएगी उसके लिए। सिमिलरली अगर जैसे आप अगर और देखिए कि जैसे ही हम लोग जैसे कोर्ट्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वाइट कलर की लेडी होती है, उनके हाथ मतलब वो तराजू होता है और पट्टी बंदी होती है। जब भी ऐसी कोई इमेज हम कहीं भी देखेंगे हमें कानून समझ आएगा कि ये लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वो पर्सोनिफाई किया जाता था। तो जर्मेनिया थी जर्मन के लिए वो फीमेल फिगर जिसको एक कंट्री माना जाता था, और मरेनिया थी किसके लिए? फ्रांस के लिए। Mariana and Germania were respected female allegories for the French and the German nation के लिए, right? They stood as personification of ideals like liberty and the republic की वो बात होती थी उनको देख के। The importance of they were portrayed lay in the fact that the public could identify with their symbolic meaning। जब भी वो उनको देखे तो उनमें वो सेंस ऑफ, अब हम भारत माता को देखेंगे तो वो सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी आएगी। तो यही सोच के इनको भी बनाया गया था। ठीक है, एंड दिस वुड इंस्टिल अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी इन देम। वो नेशनल यूनिटी जो है वो फील करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ठीक है, जर्मन का जो यूनिफिकेशन है वो किसके द्वारा किया गया था? अगर हम लोग बात करें जर्मन के यूनिफिकेशन की, और इसके जो चीफ आर्किटेक्ट हैं वो किसे बोला जाता है?
ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, किसको बोला जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क जो है वो कहाँ से थे? पर्शिया से थे। वो पर्शिया के चीफ मिनिस्टर थे। क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे मैम। अगर हम लोग बात करें हमारे जो ऑटो वन बिस्मार्क थे, क्या हुआ कि हमारे जो लिबरल्स थे उन्होंने 1848 में ट्राई किया, ठीक है, यूनाइट करने का जर्मन को, लेकिन ठीक है वहां पे मोनार्की ने जो है उन्हें साइड कर लिया, कंजर्वेटिव्स ने साइड कर दिया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आई दोबारा से, लेकिन ये जो हमारे जो कंजर्वेटिव्स थे, जो मोनार्क्स थे, वो समझ गए थे कि इस तरीके का साइकिल जो है चलता रहेगा और कभी भी ना, कभी लिबरल्स आएंगे, कभी हम लोग आएंगे, पर हमें कुछ ना कुछ तो इन लोगों की माननी ही पड़ेगी। ठीक है, लोगों को जो है ना वो उनके नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। तो उन्हें समझ आ गया था कि हमें नेशन स्टेट्स जो है वो बनानी ही पड़ेगी। तो इसीलिए ऑटो वन बिस्मार्क सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई जर्मन यूनिफिकेशन की, जर्मन यूनिफिकेशन की, वो किसको दी गई? पर्शिया को। किसको दी गई? पर्शिया को। और पर्शिया के जो चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे? पर्शिया के चीफ मिनिस्टर थे आपके हमारे चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क। अब ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या किया? ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या किया? ठीक है, इन्होंने ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या किया? इन्होंने 7 इयर्स में 3 वॉर्स लड़ी। ठीक है, वो 3 वॉर्स किसके साथ लड़े? फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और आपके डेनमार्क के साथ। और ये तीनों के तीनों वॉर, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क के साथ जो इन्होंने तीनों वॉर लड़े, ये तीनों के तीनों वॉर ये क्या हो गए? ये जीत गए। ठीक है, और इसी के चलते 18 जन 1871 को, इसी के चलते 18 जन 1871 को पर्शियन किंग विलियम I को डिक्लेयर्ड कर दिया गया क्या? एम्परर ऑफ यूनिफाइड इटली। राइट, तो हमने देखा, हम ब्रीफली बात करें किसके? जर्मन यूनिफिकेशन की। मैम अगर हम लोग बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई जर्मन यूनिफिकेशन की पर्शिया को। आप पर्शिया के जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे चीफ ऑटो वन बिस्मार्क थे, जिसे आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन भी बोला जाता है। इन्होंने क्या किया?
7 ईयर्स में 3 वॉर्स लड़े, एक फ्रांस के साथ लड़ा, एक ऑस्ट्रिया के साथ और एक डेनमार्क के साथ इन्होंने लड़ा और तीनों के तीनों ये जीत गए। 18 जन 1871 को पर्शियन किंग विलियम I को एम्परर ऑफ जर्मन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस तरीके से किसको यूनिफाई किया गया? जर्मनी को यूनिफाई किया गया, राइट। तो देखिए, The initiative of liberals to unite Germany in 1848 was crushed by the combined forces of monarchy and military, right? उन्होंने crush कर दिया उसको। So the responsibility to unify Germany की was now on किस पर आ गई? पर्शिया पर आ गई। पर्शिया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। अब Otto von Bismarck was the chief minister of Persia, who was the chief architect of German unification, right? अगर हम बात करें आगे, he fought 3 wars, कितने वॉर लड़े इन्होंने? 3 wars लड़े over 7 years against Austria, Denmark and France, in which Persia was the winner, जिसमें पर्शिया जो है वो जीत गया। And in January 1871 the Persian king Kaiser William proclaimed as the king ceremony held at Versailles, right? तो इस तरीके से जो है वहां पर किंग डिक्लेयर किए गए। What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? जो territories जो है उन्होंने रूल की थी उनमें जो है कौन कौन से चेंजेस लाए, जिनको हम बोलते हैं नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं। क्या क्या किया इन्होंने? हमने देखा था इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया था, राइट। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अबॉलिश किया किसको? इन्होंने अबॉलिश किया वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम को, इन्होंने वहाँ पे सर्वडम को ख़त्म किया, फिर यूनिफॉर्म जो है मेजर वेट एंड मेजर का सिस्टम लाए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को जो है इन्होंने स्मूथ किया। तो इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस जो है वो किसके द्वारा किए गए थे? नेपोलियन के द्वारा किए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है। नेपोलियनिक इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग चेंजेस to make the administrative system more efficient in the areas ruled by him। तो क्या क्या हुआ जिन्हें हम उन्होंने सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे हम नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 बोल लो आप या सिविल कोड ऑफ 1804 बोलो, दोनों ही सेम और इस पे बहुत बार क्वेश्चन भी आता है। ही एस्टैब्लिश्ड सिविल कोड ऑफ 1804 ऑल्सो नोन एज द नेपोलियनिक कोड भी हम इन्हें बोलते हैं। It did away with all the privileges based on birth, very important। उन्होंने जितने भी privileges, राजा के बेटा राजा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप कैपेबल हैं तो आप कुछ भी बन सकते हैं, अब वो सिस्टम नहीं रहेगा। तो जितनी भी privileges बाय बर्थ थी वो इन्होंने खत्म कर दी, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इन्होंने इनके जो जितने भी काम हुए थे वो पॉजिटिव भी थे तो कुछ नेगेटिव भी थे। अगर हम बात करें ही एस्टैब्लिश सिविल कोड इन 1804, इनका पहला काम अगर हम बात करें उन्होंने जितनी भी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ थी वो खत्म कर दी। उसके बाद इससे क्या होगा? अगर प्रिविलेजेस बाय बर्थ खत्म करेंगे इससे जो है इक्वालिटी आएगी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर होगा कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो सिक्योर होगा, इक्वालिटी आएगी बिफोर द लॉ। अगर हम बात करें ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को इन्होंने सिंप्लीफाई किया ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चल पड़े। दे अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? देखिए हमारे जो है एक फ्यूडल लैंड होता था, ठीक है। ये मान लीजिए फ्यूडल का लैंड है, फ्यूडल लैंड है, और एक है हमारे पास कौन? फ्यूडल लॉर्ड। कौन है? फ्यूडल लॉर्ड है। फ्यूडल लॉर्ड जिनका ये लैंड है, लॉर्ड, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड। और एक है हमारे पास कौन? एक है हमारे पास सर्फ,
जो इस फ्यूडल लैंड पे काम कर रहे हैं, कौन है? ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, ये जो फ्यूडल लॉर्ड है, ये जो सर्फ है, इनको क्या करना है? सर्विस देनी है इनको, फ्यूडल लॉर्ड को काम करना है इनके खेतों में, बंधुआ मजदूर है ये, बिना किसी पैसे वैसे के। और ये जो फ्यूडल लॉर्ड है, ये बदले में इनको क्या दे रहे हैं? ये पैसे वैसे देंगे? नहीं, ये बोलते हैं हम तुम्हारे फ्यूडल लॉर्ड हैं, हमें तुमको हमें सर्विसेज देनी है, हमारे लिए काम करना, और हम तुम्हें बदले में क्या देंगे? प्रोटेक्शन देंगे, और कुछ नहीं दे रहे। मतलब ये इनसे एक तरीके की बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, सर्वडम। ठीक है, बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं। क्या सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है मैम। सर्विसेज क्या, ये क्या मतलब है ना? तो ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एंड अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया, फ्रीड किया पीजेंट्स को फ्रॉम सर्वडम। देखा ना, ये सर्वडम जो है उनसे उनको फ्री किया। इट टाउन्स टू गिल्ड सिस्टम वर रिमूव्ड, इन टाउन्स टू गिल्ड। गिल्ड क्या होता है? ग्रुप फॉर्मेशन। लाइक जैसे आपको पता है ट्रेड यूनियन हो गई हमारी, ठीक है, मोनार्की के टाइम में चलता था, ट्रेड यूनियन हो गई आपकी। फिर आपकी जो है जैसे फार्मर यूनियन होगी, किसी भी तरीके के ऐसे ग्रुप वगैरह जो फॉर्म किए जाते थे, क्योंकि राजा महाराजों को डर होता था ना, ऐसी यूनियन उनके खिलाफ आसानी से खड़ी हो सकती है। तो इस तरीके के कलेक्टिव ग्रुप्स नहीं बना सकते थे, क्योंकि अपने डिमांड्स रखते, तो ये ग्रुप्स नहीं बना सकते थे। तो इसी तरीके की जो गिल्ड्स मतलब ग्रुप्स वगैरह फॉर्म करने को मना था, इन्होंने रिमूव कर दिया। इन्होंने कहा ग्रुप वगैरह फॉर्म कर सकते हो, तो ये एक इन्होंने चेंज लाया, मतलब गिल्ड्स वगैरह फॉर्म यूज कर सकते हो। फिर इन्होंने क्या किया? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। इन्होंने इम्प्रूव किया किसको? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, राइट। और इन्होंने पीजेंट्स जो हो गए इनके टाइम में, आर्टिजन, बिजनेसमैन एंड वर्कर्स एंजॉय द न्यू फाउंड फ्रीडम। जिस तरीके से ये फ्रीडम दे रहे थे, वो सब जो है बहुत अच्छा उसमें फील कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस जो है हमारे क्वेश्चन वो करने वाले हैं, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय 1848 रेवोल्यूशन ऑफ मैम, कौन सा? द लिबरल्स। तो लिबरल्स का रेवोल्यूशन था 1848 का, वो क्या है, राइट। व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्ट बाय द लिबरल्स। पहले तो लिबरल्स कौन होते थे? लिबरल्स जो हमारे मिडिल क्लास वाले थे। हमने पढ़ा था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी तो 1750s के टाइम में जो मिडिल क्लास वाले लोग थे, कौन थे? जो मिडिल क्लास वाले लोग थे। जैसे हमारे इंडस्ट्री, एक नया ग्रुप बना था, ठीक है, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे हमारे, ठीक है, क्लर्क्स थे, डॉक्टर्स थे, बिजनेसमैन, ये सभी जो आ जाते थे, बुद्धिजीवी वर्ग जिसको हम बोलते हैं, किसमें? मिडिल क्लास में। और ये बहुत ज्यादा एक्टिव थे, ये हमेशा कंजर्वेटिव के खिलाफ आए ही। कौन? लिबरल्स। और वो कौन है? मिडिल क्लास वाले। कौन है? एक न्यू ग्रुप जो आया है यूरोप में, कौन सा? लिबरल्स। लिबरल्स इसको हम बोलते हैं, राइट। उसके बाद जो है द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। हम 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स की बात कर रहे हैं। रेफर्स टू द वेरियस नेशनल मूवमेंट्स, बहुत सारी नेशनल मूवमेंट्स पाइनियर्ड बाय, किसके द्वारा? एजुकेटेड मिडिल क्लास। किसने शुरू की थी? कौन, किसने स्टार्ट की थी? ये मिडिल क्लास ने। मैंने बताया ना, एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है अलॉन्ग साइड द रिवॉल्ट्स ऑफ द पुअर। देखिए, एजुकेटेड मिडिल क्लास तो कर ही रहे, लेकिन बाकी लोगों की भी प्रॉब्लम थी, उनको एक स्ट्रेंथ मिल गई उन मिडिल क्लास लोगों से। तो अगर हम बात करें, पुअर थे, अनएम्प्लॉयड है, स्टार्विंग पीजेंट्स हैं, जो भूखमरी से मर रहे हैं वो पीजेंट्स हैं, एंड वर्कर्स हैं यूरोप में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो द 1848 का जो रेवोल्यूशन है किसका? लिबरल्स का। रेफर्स टू द वेरियस नेशनल मूवमेंट्स, जिसको स्टार्ट किया गया किसके द्वारा?
एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा मैम अलॉन्ग साइड द रिवॉल्ट्स ऑफ, साथ में और किस किस के रिवॉल्ट, देखिए वो लोग तो रिवॉल्ट्स कर ही रहे थे लेकिन उनकी कौन सुनेगा, जैसे पुअर हो गए, आपके अनएम्प्लॉयड लोग हो गए, पीजेंट्स हो गए, तो सब मिलके अब साथ में जो है इस रिवोल्ट को करें, स्पेशली लिबरल्स, मिडिल क्लास। वाइल इन कंट्रीज लाइक, अगर हम कंट्रीज की बात करें जैसे कि फ्रांस हो गया, फूड शॉर्टेज चल रही थी उस टाइम पीरियड में, क्या हो रही थी, फूड शॉर्टेज चल रही थी, फूड के प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे थे, फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो वहां पे थी ड्यूरिंग 1848। हम बात करें वहां पर जो है फूड शॉर्टेज थी और वाइड स्प्रेड जो है अनएम्प्लॉयमेंट चल रही थी, कब, ड्यूरिंग 1848, लेड टू पॉपुलर अपराइजिंग, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर अपराइजिंग जो है वो वहाँ पर हुई। हम बात करें जैसे कि फ्रांस में फूड शॉर्टेज, देखो बहुत सारी चीज़ें जब होंगी, फूड शॉर्टेज चल रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है, माइग्रेशन हो रहे थे, सिटीज़ ओवर क्राउडेड हो रही थी, तो लोगों को तकलीफ हो रही थी, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, तो इसी के चलते अगर हम बात करें इन कंट्रीज लाइक फ्रांस फूड शॉर्टेज थी, ठीक है, उससे फसल खराब हुई, फूड शॉर्टेज हुई एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ड्यूरिंग 1848 लेड टू पॉपुलर अपराइजिंग इन द पार्ट ऑफ यूरोप। एक जगह पे नहीं, बहुत सारी जगहों पे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड द ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर। मेन हो, वुमेन हो, ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस केम टुगेदर, सब एक साथ आए, सब ने अपनी जो है आवाज जो है उसके लिए उठाई, टू वॉइस देयर डिमांड्स, अपनी डिमांड्स के लिए, राइट, फॉर देयर डिमांड्स, फॉर द क्रिएशन ऑफ, डिमांड क्या है, नेशन स्टेट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, तो वो क्या डिमांड चाहते थे, नेशन स्टेट हो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट मैम, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो सब लोग जो है एक साथ आवाज उठा रहे, सबके साथ एक ही प्रॉब्लम है, फूड शॉर्टेज है, पॉपुलेशन इंक्रीज है, मेन हो वुमेन है, सब जो है मिडिल क्लास के जो है वो सब इसके खिलाफ क्या है, आवाज उठा रहे हैं। अब उनकी कुछ डिमांड्स होंगी, राइट, द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया सपोर्टेड बाय द लिबरल वर्क, क्या था, पॉलिटिकल की अगर हम लोग बात करें, पॉलिटिकल की बात करें, दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उन्होंने क्या डिमांड किया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिमांड किया विद नेशनल यूनिफिकेशन, नेशनल यूनिफिकेशन के साथ, ठीक है, क्या डिमांड कर रहे थे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे बात होनी चाहिए, ठीक है, फ्रीडम होना चाहिए इंडिविजुअल का, प्रेस का फ्रीडम होना चाहिए, इस तरीके के पॉलिटिकल, नो वन इज अबव द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकली दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, नेशन स्टेट विद अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एंड पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी भी हम लोगों को जरूरत है। सोशली क्या चाहते थे वो, किसी भी तरीके की पार्शियलिटीज नहीं होनी चाहिए, बर्थ राइट, जो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ होते हैं वो नहीं होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए वहां भी, ठीक है, सर्वडम नहीं होना चाहिए, बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश किया जाना चाहिए, तो दे वांटेड टू रिड सोसाइटी, छुटकारा पाना, मतलब चाहते थे कि छुटकारा पाए सोसाइटी, किससे, क्लास बेस्ड ऑन पार्शियलिटीज, ये जो पार्शियलिटीज के बेसिस पे क्लास होती है एंड बर्थ राइट्स के बेसिस पे, भाई राजा का बेटा राजा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, राजा का बेटा राजा तो नहीं हो सकता, सर्वडम, ठीक है, ये जो बंधुआ मजदूरी एंड बॉन्डेड लेबर हैड टू बी अबॉलिश, खत्म होनी चाहिए। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें, दे डिमांडेड द फ्रीडम ऑफ व्हाट, मार्केट, फ्री ट्रेड होना चाहिए, किसी भी तरीके का स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। स्टेट क्या करती थी ना, बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा देती थी, तो किसी भी तरह मार्केट जो है फ्री होनी चाहिए, इन द सेंस कि मार्केट में किसी का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिकली दे डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट, क्या माना उन्होंने, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड राइट टू प्रॉपर्टी की उन्होंने डिमांड की। अगर हम बात करें द अबॉलिश्ड ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन, जितनी भी स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन है वो खत्म होनी चाहिए। अगर हम लोग देखें पॉलिटिकली क्या डिमांड करें, भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे, ठीक है, इंडिविजुअल की फ्रीडम को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए,
इंडिविजुअल की फ्रीडम को जो है वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सोशली क्या चाहते हैं वो लोग, ठीक है, जितनी भी जो है सोसाइटी में क्लास भी मतलब पार्शियलिटीज होती है वो नहीं होनी चाहिए। एंड बर्थ राइट्स की अगर हम लोग बात करें, राइट, क्या बात हो रही है कि जो उनके बर्थ राइट्स हैं, बर्थ राइट्स के बेसिस पे, जैसे आपने देखा होगा कि राजा का बेटा राजा, वो सब नहीं होना चाहिए। इस तरीके की सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें सबको जो है इक्वली ट्रीट किया जाए। सिमिलरली अगर हम इकोनॉमिक डिमांड की करें तो वो चाहते थे कि जो मार्केट है उसमें फ्री ट्रेड हो, किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया जाए, ये उनकी डिमांड थी। चूज 3 एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करें टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, हम चूज कर रहे हैं 3 एग्जाम्पल्स टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, क्या जो है वहां पर हम एक बात कर रहे हैं कि किस तरीके से, एक एग्जाम्पल आपको देना है ये शो करने के लिए कि कल्चर ने कैसे जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें, नेशनलिज्म में। पूरे चैप्टर में एक बहुत फैंसी वर्ड है रोमांटिसिज्म, कि भाई नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो होती है वो कल्चरल मूवमेंट्स जो है, नेशनलिज्म का जो एक सेंटिमेंट्स है वो कहाँ होता है, विद इन द पीपल होता है। और विद इन द पीपल लोगों के अंदर क्या होता है, उनके कल्चर होते हैं, राइट। तो वो जब बाहर आ जाएगा और उनसे वो चीज छीनी जाएगी, जैसे कि हमने पोलैंड के टाइम में देखा था कि रशियन आए, जब रशिया वहां पे आया तो उन्होंने वहां पर बैन कर दी पॉलिश लैंग्वेज और इम्पोज की कौन सी, रशियन लैंग्वेज। जबरदस्ती है, ठीक है। अब जब उनकी लैंग्वेज हमारी रूट्स में, हमारी जड़ है वो, तो जब उनसे उनकी पॉलिश लैंग्वेज, तो वो सब बाहर आ गए, राइट, क्योंकि वो कल्चरली जो जितना हम किसी चीज से जुड़ते हैं उतना किसी से, तो वो हमारे सेंटिमेंट्स उससे जुड़े होते हैं, एक शेयर्ड कल्चर वाला फील आता है कि हम सब एक है, राइट। तो अगर हम बात करें, हमने देखा था रोमांटिसिज्म वाला पार्ट, देखिए कल्चर प्लेड an important role in the growth of the nationalism in Europe। और इसके लिए हमने एक पूरी मूवमेंट ही पढ़ी थी, कौन सी मैम, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या है मैम, कल्चरल मूवमेंट है। रोमांटिसिज्म क्या है, कल्चरल मूवमेंट है। कौन चला रहे हैं इसको, रोमांटिक आर्टिस्ट चला रहे हैं। ठीक है, रोमांटिक आर्टिस्ट चला रहे, किसको, कल्चरल मूवमेंट को, किसको, रोमांटिसिज्म को। अब इसमें क्या मैम, कल्चरल मूवमेंट से आप क्या समझते हैं, कल्चर क्या है, कल्चरल मूवमेंट का पीपल कि बाइंड किया जा रहा है, टू बाइंड पीपल थ्रू द शेयर्ड कल्चर। शेयर्ड कल्चर का मतलब, शेयर्ड कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब कि लोगों को बाइंड किया, कल्चर मैम लैंग्वेज, लैंग्वेज, और क्या है कल्चर में, लैंग्वेज के अलावा और क्या आता है मैम, फोक डांस, फोक म्यूजिक, फोकलोर, राइट। तो इस तरीके
जो है क्या हमारा रोमांटिसिज्म काम करता है। क्या है वो? एक कल्चरल मूवमेंट है जो बाइंड करती है पीपल को थ्रू शेयर्ड कल्चर। उसमें चाहे लैंग्वेज हो, फोक डांस हो, फोक म्यूजिक, फोकलोर हो। और रोमांटिसिज्म को कौन चलाते हैं? हमारे रोमांटिक आर्टिस्ट जो है वो। और इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कहाँ? यूरोप में, राइट। कल्चर प्लेड नॉट यूरोप में। जब आप नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ोगे वहां भी आप देखोगे कि कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है वो नेशनलिज्म का स्पार्क बाहर लाने में, राइट। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मैम। रोमांटिसिज्म की अगर हम बात करें, एक कल्चरल मूवमेंट होता है। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट होता है which sought to develop a particular form of nationalist sentiment जो है वो डेवलप किए जाते हैं। जर्मन फिलोसोफर है हमारे जोहान गॉटफ्राइड, ठीक है, हर्डर। उन्होंने क्लेम किया दैट जर्मन कल्चर कहाँ पे होगा? असली जर्मन कल्चर देखना है तो कहाँ देखोगे? क्या इंडिया के लोगों के पास देखोगे? जर्मन विद इन द कंट्री के लोगों में देखोगे। जर्मन कल्चर में वो जर्मन के लोगों में वो देखने को मिलेगा, राइट। तो वो देखने को वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल थ्रू। कैसे? फोक सॉन्ग्स के थ्रू मैम, फोक पोइट्रीज के थ्रू, फोक डांसेस के थ्रू। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग में, राइट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए? नेशन बिल्डिंग के लिए। एक हमारे हैं कैरोल कुरपिंस्की, ठीक है। कैरोल कुरपिंस्की की बात करें, इन्होंने पोलैंड में वो नेशनलिज्म का स्पार्क लाया अपने एक इंस्ट्रूमेंट से जो वहां के लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। क्या? ओपेरा, ठीक है। Celebrated the national struggle through his operas and music के through, turning folk dances like the Polonaise and Mazurka into the national symbols। फिर ग्रिम ब्रदर्स आए। ग्रिम ब्रदर्स जो है also saw French domination as a threat to German culture। उन्होंने समझ आया कि ग्रिम ब्रदर्स ने देखा ये जो फ्रेंच डोमिनेट कर रहे हैं वो किसके लिए खतरा है? जर्मन कल्चर के लिए खतरा है। एंड बिलीव्ड दैट, ठीक है, फॉक टेल्स जो है, उन्होंने फॉक टेल्स को जो है कलेक्ट किया। दे हैड कलेक्टेड वर एक्सप्रेशन ऑफ अ प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट, ठीक है। तो उनको जो लगा कि ये जो फ्रेंच का डोमिनेशन, जो ग्रिम ब्रदर्स थे उन्होंने फॉक टेल्स को कलेक्ट किया, क्योंकि वो फॉक टेल्स किससे जुड़ी होगी? उनसे जुड़ी होगी। सब लोग जो है उससे जो है जुड़ा हुआ फील करेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, थ्रू अ फोकस ऑन एनी टू कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशन डेवलप्ड आफ्टर द 19th सेंचुरी। भाई बहुत सिंपल है, हमारे पास दो कंट्री कौन कौन से है? जर्मनी को ले लीजिए और उसके जर्मनी का यूनिफिकेशन ले लेंगे हम, इटली का यूनिफिकेशन ले लेंगे। इटली की बात करें, चलो पहले जर्मनी की बात करें। जर्मनी को जो है लिबरल्स ने कोशिश की थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद जो है जर्मनी को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किस पर? और पर्शिया पर। और पर्शिया के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? ऑटो वन बिस्मार्क। उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। 7 ईयर्स में 3 वॉर्स लड़ते हैं, फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ। और उसके बाद जो है इटली को जर्मनी को यूनिफाई कर दिया जाता है। वहीं इटली की बात करते हैं, इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। अगर हम इटली की बात करें तो इटली बाद में क्या करता है? इटली में 3 रीजन्स थे मेन, ठीक है। अगर उसमें नॉर्थ इटली में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था, अगर बीच में देखें सेंट्रल इटली में पोप थे। अगर साउथ इटली में हम लोग बात करें, ठीक है, साउथ इटली में हमारा कौन था? साउथ इटली में हमारे बुर्बन किंग ऑफ स्पेन थे, ठीक है। और एक ही जगह था हमारा सर्दिनिया पिडमॉन्ट, जहाँ पे कि हमारा इटालियन प्रिंसली हाउस जो है मैम रहता था। बस फिर क्या था? एक ट्राई किया गया किसके द्वारा? हमारे जो मेजनी थे उन्होंने 2 सोसाइटी बनाई, यंग इटली, यंग यूरोप। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अब क्या हुआ? जो वहाँ के विक्टर इमैनुअल II थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी चीफ मिनिस्टर कैवूर को। कैवूर ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई। उन्होंने अपने टैक्टफुल और डिप्लोमेटिक स्किल्स के थ्रू
टेक्टफुल और डिप्लोमेटिक स्किल्स के थ्रू जो है फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर की अगर हम लोग बात करें तो उसकी हेल्प से, ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर की हेल्प से जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर को वहाँ पे, सॉरी, फ्रांस की मदद से उस एम्पायर को वहाँ से हटा दिया, ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर को। अब आते हैं साउथ इटली में। साउथ इटली में कौन है, हमारे गैरीबाल्डी हैं। गैरीबाल्डी जिन्हें लोकल पीपल की हेल्प से जो है वो किंगडम ऑफ टू सिसले जो उसको लिबरेट करा लिया। सिमिलरली सेंट्रल वाला जो पार्ट है पोप खुद से चले गए, तो इस तरीके से विक्टर एमानुअल II को एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया और वहां पे इटली यूनिफाई हो गया। तो देखिए, विद अ फोकस ऑन जर्मनी एंड इटली, हाउ नेशंस developed over the 19th century has been explained। किस तरीके से जो है नेशन बने, राइट। डेवलपमेंट ऑफ जर्मनी एज अ नेशन की हम लोग बात करें, एक नेशन स्टेट की हम बात करें, अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन whose members were middle class professional, businessmen and prosperous artisan as a members were formed in Germany। ठीक है, जर्मनी में इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो रही थी। बिफोर बिगनिंग मॉडर्न एज सम सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वहां पर आई। ठीक है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हमने पढ़ा था 1830s का टाइम हर मतलब पूरे यूरोप के लिए ही बहुत हार्डशिप का था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो हर तरीके से प्रॉब्लमैटिक था, राइट। Emerged in Germany. Germany was divided in several states due to autocratic rule. People were suffering in Germany. There were conservative forces like that of Junkers, big landlords, who did not want to accept the concept of nation state. ये जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, इनका अच्छा चल रहा था, ये क्यों मानेंगे नेशन स्टेट में, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ की, राइट। Romantic imagination and national feeling also become a major factor for the formation of nation state। ठीक है, हमने जॉन गॉटफ्राइड के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, जो एक रोमांटिक आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले किया किसमें, लोगों में वो एक फील लाने के लिए कि नेशनलिस्ट फीलिंग आप लोगों के अंदर ही है, वो नेशनलिज्म का स्पिरिट आप लोगों के पास है, बस आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद ऑटो वन बिस्मार्क जो है, Otto von Bismarck had architected the process of unification with the help of किसके, पर्शियन आर्मी के एंड ब्यूरोक्रेसी की मदद से। इन जर्मनी 3 वॉर्स लड़े गए, है ना। ऑटो वन बिस्मार्क ने मैम 3 वॉर्स लड़े थे, किसके साथ, फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ एंड डेनमार्क के साथ। फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और डेनमार्क के साथ। ठीक है, और कितने ईयर्स में लड़े थे ये, वर फॉट ओवर 7 ईयर्स। ठीक है, 7 सालों में जो है ये वॉर लड़े गए। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन स्टेट इन इटली। अब इटली, जर्मनी का केस देख लिया, इटली में किस तरीके से हुआ, लाइक जर्मनी की तरह इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटली की भी लॉन्ग हिस्ट्री है किसकी, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की। इटालियंस वर स्कैटर्ड, इटालियंस बिखरे हुए थे, हमने देखा था, मैंने आपको बताया भी कि इटली जो है किस तरीके से था। इटली हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इटली किस तरीके से था, ऐसे होता है, आप ऐसे समझ लीजिए, ये है नॉर्थ इटली, ठीक है, ये है आपका सेंट्रल इटली, और ये है आपका साउथ इटली। ठीक है, नॉर्थ इटली की हम बात करें तो यहाँ पर कौन रहता है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर रहता है। कौन है यहाँ पर, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर।
राइट। सेंट्रल इटली की बात करें तो कौन है वहां पर? पोप है। अगर हम लोग साउथ इटली की बात करें, साउथ इटली में कौन है यहाँ पर? साउथ इटली में बर्बन किंग ऑफ कहाँ के? मैम स्पेन के। ये फ्रांस वाले नहीं है। और यहाँ पर अलग से प्लेस है हमारे पास, और ये एरिया क्या है आपका? सर्देनिया पिडमॉन्ट। क्या एरिया है ये हमारा? सर्देनिया पिडमॉन्ट। और ये एक प्लेस है, सिर्फ और सिर्फ यही एक प्लेस है जहां पर कौन रहता है? इटालियन प्रिंसली हाउस रहता है। कौन रहता है? इटालियन प्रिंसली हाउस। और इटालियन प्रिंसली हाउस में हमारे कौन है? विक्टर इमानुअल टू। ठीक है, अब यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं किसको? देखिए, एक ट्राई किसने किया? मेजनी ने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली मैम एंड यंग यूरोप। कुछ नहीं हो पाया, थोड़ा सा ट्राई किया उन्होंने, अच्छा किया, इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो कैवूर को दी गई। कैवूर जो है वो बहुत अच्छे थे, डिप्लोमेटिक, एंड उनके जो टैक्टफुल स्किल्स थे उनकी मदद से उन्होंने फ्रांस की मदद से इस एम्पायर को खत्म कर दिया। कौन सा? ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग एम्पायर को खत्म करके नॉर्थ इटली को तो अपने में मिला लिया। किसने? कैवूर ने। फिर इधर आते हैं, यहां पर जो रोल रहा वो किसका रहा? गैरीबाल्डी का। इन्होंने लोकल पीजेंट्स या लोकल पीपल की मदद से, ठीक है, लोकल पीजेंट या लोकल पीपल की मदद से जो है साउथ इटली को आजाद करा दिया। अब आए पोप। पोप क्या करते? पोप को तो जाना ही था, इस तरीके से वो वहां से चले गए। तो ये जो सिनेरियो है वहां पर चला, और इस तरीके से प्रोसेस हुई कंप्लीट किसकी? इटली के यूनिफिकेशन की, उसके नेशन स्टेट बनने की। तो लाइक जर्मनी, इटली टू हैड लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटालियन वाज स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स। बहुत सारी डायनेस्टिक स्टेट्स में जो है ये बटे हुए थे, एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में भी। अगर हम बात करें, इटली वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेट्स। बहुत सारी स्टेट्स में डिवाइडेड था, बहुत सारी स्टेट्स में डिवाइडेड था। These were, ये कौन कौन सी स्टेट्स थी? being ruled by dynasties of Habsburg, Pope and Bourbon dynasty। ये देखो, नॉर्थ इटली हैब्सबर्ग एम्पायर मैम ऑस्ट्रिया का, सेंट्रल इटली पोप, एंड साउथ इटली बर्बन किंग ऑफ स्पेन। ठीक है, ओनली सिर्फ और सिर्फ ये रहा सर्देनिया पिडमॉन्ट जो है एक एरिया है, वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। हो गया ना एक्सप्लेन आपको अच्छे से? तो इस तरीके से इटालियन प्रिंसली हाउस को सिर्फ एक ही, गैरीबाल्डी विद द हेल्प ऑफ इटली हेल्प्ड स्टिमुलेटिंग नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द मासेस। उन्होंने लोकल पीपल्स की मदद से जो है, ठीक है, वहां पर जो है मासेस को कलेक्ट किया, जो लोकल पीपल है उनको कलेक्ट किया, और साउथ इटली को जो है उन्होंने आजाद करवाया। कैवूर एस्टैब्लिश्ड अ टैक्टफुल, ठीक है, डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, और उन्होंने भी टू सिसिलीज को वॉर्न कर लिया। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें, ये प्रोसेस जो है वहां पर चला, और हमारा इटली जो है वो यूनिफाइड हो गया। हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप? ठीक है, कैसे? ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप बिकॉज in the Britain the formation of the nation state was not the result of sudden upheaval। वहाँ पे suddenly कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ प्रोसेस के थ्रू चेंजेस है। ठीक है,
द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहिबिटेड द ब्रिटिश आइल वर एथनिक वन सच एज, देखिए एक जो अगर हम लोग बात करें जो पीपल रहते हैं कहाँ पे, ब्रिटेन का जो वो आइलैंड था, ब्रिटिश आइल था, वहाँ पर वो कौन कौन थे, इंग्लिश भी रहते हैं, वेलिश भी रहते हैं, स्कॉट भी रहते हैं, आयरिश भी रहते हैं, एक ग्रुप के लोग नहीं रहते, स्कॉटिश है मतलब स्कॉटलैंड है वहाँ पर, ठीक है, वेल्स है, इंग्लिश है, तो ये सारे जो है वहाँ पर रहते हैं। द एक्ट ऑफ यूनियन 707 आया, एक एक्ट आया जिसे हम बोलते हैं द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, तो याद रखना एक्ट ऑफ यूनियन कब आया, 1707 में आया, बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में आया, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन आता है, मैं आगे भी बताऊंगी, मतलब जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे द एक्ट ऑफ यूनियन कब आया, 1707 में आया हमारा एक्ट ऑफ यूनियन, और इसने जो है फॉर्मेशन की हमारे इंग्लैंड एंड, इसका जो रिजल्ट है बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में हुआ, और इससे फॉर्मेशन क्या हुई, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन किसी भी तरीके से भी आ सकता है कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 किस किस के बीच में हुआ, मैम इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में हुआ। कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके चलते जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 meant that England was able to impose its influence on Scotland. Scotland's distinctive culture and political institution were systematically suppressed. ठीक है, अगर हम बात करें, हम देख रहे हैं कि स्कॉटलैंड का जो डिस्टिंक्टिव कल्चर था, ये जो ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड थे, इंग्लिश लोग थे, वो क्या कर रहे थे, स्कॉटलैंड के उस कल्चर को क्या कर रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language. उनको रोका जा रहा था स्कॉटिश को कि वो अपनी गैलिक लैंग्वेज को नहीं बोल सकते, और wear their national dress, अपनी नेशनल ड्रेस भी नहीं पहन सकते हैं जो कि उनके होमलैंड में चलती है, which is not right actually. The English helped the Protestant of Ireland, ठीक है, to establish their dominance over largely Catholic countries, जो है वहां पर कैथोलिक्स ने रिवोल्ट किया, किसके अगेंस्ट, मैम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कैथोलिक ने किया, डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, और उनके डोमिनेंस को जो है सप्रेस कर दिया गया। आयरलैंड को फोर्सफुली, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम इन 1801, 1801 में फोर्सफुली किसको, आयरलैंड को, तो आ सकता है यूनाइटेड किंगडम का किसको पार्ट बनाया गया, फोर्सफुली आयरलैंड को बनाया गया, कब बनाया गया मैम, 1801 में बनाया गया, ठीक है। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, न्यू ब्रिटेन के सिंबल्स कौन थे, द ब्रिटिश फ्लैग, ठीक है, द नेशनल एंथम एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड, ठीक है, तो इन सब चीजों को, किसको, ब्रिटिश फ्लैग को, ब्रिटिश लैंग्वेज को और नेशनल एंथम को एक्टिवली प्रमोट किया गया, राइट। चलिए, वाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन द बाल्कन्स, बाल्कन में नेशनलिस्ट टेंशन क्यों हुई, क्योंकि मैम बाल्कन जो था वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव था, ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। एक हमारा बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, उससे कनेक्टेड है कौन सा, हमारा बाल्कन रीजन। बाल्कन की अगर हम लोग बात करें तो बाल्कन जो है बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव एरिया था, फुल ऑफ रिसोर्सेज। बाल्कन जो है आपका कैसा था, फुल ऑफ रिसोर्सेज था, रिच था रिसोर्सेज में। अगर हम लोग बात करें बाल्कन रीजन की, हम बात करें कि ये कैसा था, फुल ऑफ रिसोर्सेज था, और रिसोर्सेज में अगर हम बात करें रिच था रिसोर्सेज में, कौन, तो इस टाइम पे बाल्कन जो था वो यहाँ पर इस रीजन पर जो कब्जा था वो किसका था, ऑटोमन एम्पायर का था। तो यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज इसका पार्ट थी, ठीक है, इस बाल्कन रीजन का, जैसे कि आपकी बुल्गारिया हो गई, स्लोवेनिया हो गई, क्रोएशिया हो गई, ठीक है, हर्जिगोविनिया हो गई, मैसेडोनिया हो गई, तो ये सारी कंट्रीज बाल्कन रीजन का पार्ट थी। अब ये फुल ऑफ रिसोर्सेज था,
तो क्या हुआ, ये सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट होना चाहती थी और हो भी रही थी, वो नेशनलिज्म का फील आ रहा था। लेकिन अब ये जो है इंपीरियलिज्म का पार्ट भी बन चुकी थी। इंपीरियलिज्म मतलब हर कंट्री जो है अपना टेरिटोरियल एक्सटेंशन चाहती थी, हर कंट्री चाहती थी कि दूसरे पर भी आपस में लड़ने लगे। आज़ाद हो गई, इंडिपेंडेंस हो गई, अब आपस में लड़ रही हैं। ये तो लड़ ही रही हैं, बड़ी कंट्रीज भी पिक्चर में आ गई, जर्मनी आ गया, रशिया आ गया, ऑस्ट्रो हंगेरियन आ गई, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज भी आ गई राइवलरी के लिए। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इस बाल्कन रीजन के लिए, इसीलिए तो हुए थे बाल्कन क्राइसिस। अब बड़ी वाली कंट्रीज भी आ गई इस रीजन के लिए। अब इससे क्या हुआ? इससे हुआ मैम सिचुएशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन जो है वो हो गई, राइट। तो हम अगर बात करें द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन जो हमें कहीं देखने को मिला, मैम कहाँ पे मिला? यूरोप में आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड बाल्कन्स। ठीक है, जो बाल्कन एरिया था हमारा, द बाल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन का कंप्राइजिंग मॉडर्न डे का क्या, आज के टाइम का रोमानिया, ठीक है, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, ठीक है, बोस्निया और हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो। ठीक है, तो ये सारे जो है किसका पार्ट है? बाल्कन का पार्ट है। इन सभी को कलेक्टिवली क्या है? ये बाल्कन रीजन है। whose inhabitants were called, इनको जो है ये सारी जो कंट्रीज, इनके जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? स्लेव्स बोलते हैं। ठीक है, ये स्लेविक एथनिसिटी के लोग हैं। अ लार्ज पार्ट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और इसका जो बड़ा सा पार्ट था वो किसके अंडर था? मैम ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, ये जो रोमांटिक नेशनलिज्म का जो आइडिया चला इन द बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो ये जो है क्या चाहते थे? एक टेरिटोरियल एक्सटेंशन चाहते थे, एक दूसरे की टेरिटरीज को हड़पना चाहते थे। क्यों? रीजन बहुत प्रोडक्टिव है। The Balkan people base their claims, ठीक है, the Balkan people base their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers, right? The Balkan state जो है जेलस, एक दूसरे से जेलस, और ये रीजन गेन करने का जो एक उनमें था, each other and each hope to gain more territory of the expense to the other। ठीक है, एक्सपेंस मतलब उनको जो है सिर्फ एक्सटेंशन करना था, अपनी टेरिटरीज को बढ़ाना था, इन बाल्कन्स को। इसी के चलते अब मैटर और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। वो बाल्कन के जो नेशंस है आपस में वो तो लड़ रहे हैं, वो सभी लड़ रहे हैं, कौन जो है वो बचे? Matters were further complicated because the Balkan also become the scene of big powers। ठीक है, बिग पावर्स कौन? रशिया भी आ गया पिक्चर में, जर्मनी भी आ गया पिक्चर में, इंग्लैंड भी आ गया और ऑस्ट्रो हंगरी भी आ गया। वर कीन ऑन कंट्रोलिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर द बाल्कन्स एंड each among them was keen to extend its own control over the area। बड़ी बड़ी पावर्स लड़ रही हैं, आपस में तो लड़ ही रहे हैं, वो एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट बन गया और क्रिएशन हुआ किसका? सिचुएशन क्रिएट हुई मैम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। आपस में तो लड़ ही रहे हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है आपकी, जर्मनी हो गया, ठीक है, आपका रशिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रो हंगरी हो गया, ये सब भी लड़ रहे। तो वो क्या बन गया? एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एरिया बन गया, और यहाँ पे सिचुएशन हुई किसकी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, राइट।
चलिए इसी के साथ जो है हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन खत्म होते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं कहाँ पर, यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की अगर हम बात करें, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड की क्लासेस हम लोगों के पास है। वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी हैं, क्रैश कोर्सेज भी कराए जाते हैं एंड स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी है। With this end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.